हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में। सो व्हाट इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, सो वी विल गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। इफ वी टॉक अबाउट पोल्यूशन, तो पोल्यूशन कोई भी ऐसी पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। तो प्रदूषण इज समथिंग विच इज अनडिजायरेबल, विच वी डू नॉट वांट इन आवर सिस्टम, जो हम अपने सिस्टम में नहीं चाहते हैं, जो अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, जो कि वेस्ट है, यूजफुल नहीं है। दैट इज समथिंग इज पोल्यूशन, बट वो इतने तक ही नहीं रुकता है। दैट हैव द पोटेंशियल कि वो हम जो भी सिस्टम है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या उसकी प्रॉपर्टीज को बदल सके। दैट इज वाई वो अनडिजायरेबल है, इसीलिए वो अनडिजायरेबल है। तो कोई भी चीज़ जो अनडिजायरेबल है, क्योंकि वो किसी भी सिस्टम की फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करने की क्षमता रखता है, वो उसको बिगाड़ देता है, वो उसको बुरा बना देता है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर्ड एज पोल्यूशन। सो पोल्यूशन जो है कोई भी अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में किसी भी कंपोनेंट की, किसी भी कंपोनेंट के इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? इट कैन बी एयर यानी एटमॉस्फेयर, इट कैन बी वाटर यानी हाइड्रोस्फेयर, और इट कैन बी लैंड यानी लिथोस्फेयर। सो किसी भी कंपोनेंट में कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जो कि उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को चेंज कर सकता है, so that is considered as pollution. That can be in air, water and soil, and that can cause harm effect on various forms of life and property. और वो जो है pollution वो harmful है प्रॉपर्टी के लिए भी और लाइफ के लिए भी। क्यों? क्योंकि एयर, वाटर और सॉइल तीनों में ही लाइफ एग्जिस्ट करती है, एंड दैट रिल्म ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज नोन एज बायोस्फेयर। इसके बारे में हमने डिस्कस किया है ऑलरेडी। कोई भी सब्सटेंस जो न्यूसेंस क्रिएट करता है, हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट करता है, अनईजीनेस क्रिएट करता है, चाहे तो ऑर्गेनिज्म को, चाहे नेचर को, तो हम उसको क्या नाम देते हैं? हम उसको पोल्यूटेंट नाम देते हैं। मतलब कि पोल्यूशन क्या होता है कि अनडिजायरेबल चेंज फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक में। और ये चेंज कौन करेगा? ये चेंज जो भी सब्सटेंसेस करते हैं, कोई भी सब्सटेंस है ना, तो कोई भी सब्सटेंस जो ये चेंज करता है, जो अनईजीनेस कॉज करता है, सो उसको आप क्या बोलते हो? पोल्यूटेंट। तो बेसिकली पोल्यूशन कॉजिंग जो एजेंट्स हैं उनको बोला जाता है पोल्यूटेंट, जो कि नेचर में हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ साथ जो है नेचर को भी। अब जो पोल्यूशन है उसको हमने कैटेगराइज किया है। पोल्यूशन हमने जैसे बताया वो किसी भी कंपोनेंट में हो सकता है एनवायरनमेंट के। सो अगर वो वाटर में अनडिजायरेबल चेंजेस कॉज कर रहा है तो वी कॉल दैट वाटर पोल्यूशन। अगर एयर में कॉज कर रहा है वी कॉल दैट एयर पोल्यूशन। लैंड या सॉइल में कॉज कर रहा है वी कॉल दैट लैंड पोल्यूशन। और अगर ओवरऑल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग में कॉज कर रहा है जो कि आवाज़ या हाई साउंड की वजह से हो रहा है, तो वी कॉल दैट नॉइज़ पोल्यूशन। बट इसके अलावा भी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल्यूशन अदर देन, मेन तो हैं वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। इसके अलावा अदर टाइप के पोल्यूशन भी हैं जो कि आज के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से नए नए पोल्यूशन क्रिएट हो गए हैं। जैसे कि लाइट पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, न्यूट्रिएंट पोल्यूशन, जिसको यूट्रोफिकेशन भी कहा जाता है। उसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछा गया था। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूशन। बात करते हैं न्यूट्रिएंट पोल्यूशन की। न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के बारे में कई बार क्वेश्चन आ गया है, और ये फर्स्ट पेपर में आता है, ये सेकंड पेपर में भी आता है, तो दिस इज़ वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो आइए न्यूट्रिएंट पोल्यूशन के बारे में जानते हैं। जैसे नाम से ही पता चल रहा है न्यूट्रिएंट, तो न्यूट्रिएंट तो कोई ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल होते हैं और जो इन्वायरमेंट में ऐड होते हैं, एंड दे आर बेनिफिशियल फॉर अस। मैक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। तो फिर ये न्यूट्रिएंट पोल्यूट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को? फिर ये न्यूट्रिएंट पोल्यूशन कैसे क्रिएट करते हैं? तो आइए पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, हमने पढ़ा है कि कोई भी चीज़ जब एक्सेस में हो जाती है, यानी कि जो अति है वो किसी भी चीज़ की बुरी है। जब कोई भी चीज़ एक्सेस में हो जाती है ना, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है। मेडिसिन इन एक्सेस कुड बी अ पॉइजन। अगर आप एक्सेस में मेडिसिन भी ले रहे हैं ना, तो वो भी जहर का काम करती है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है कि न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन इज़ व्हाट? एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट। जब न्यूट्रिएंट बहुत एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, एडिशन ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट, मेनली कौन कौन से न्यूट्रिएंट? नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। सो जब ये एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं, तो इनकी वजह से क्या क्रिएट होता है? पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो दैट इज पोल्यूशन। सो यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या जो भी न्यूट्रिएंट हैं वो पोल्यूटेंट हैं। अगर वो एक्सेस में है तो वो क्या है? पोल्यूटेंट, और उनकी वजह से क्या हो रहा है? पोल्यूशन हो रहा है।
जब हम न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन की बात करते हैं ना, तो हम नाइट्रोजन, फास्फोरस की बात ही क्यों कर रहे हैं? मेनली ये न्यूट्रिएंट, लेकिन इसके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट जो एक्सेस में होगा वो पॉल्यूशन क्रिएट करेगा। पर मेनली ये क्यों? मेनली ये इसलिए क्योंकि जब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट की बात करते हैं ना, तो उसमें 3 न्यूट्रिएंट का हम नाम लेते हैं, एनपीके, यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि प्लांट को ज़्यादा क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो हम उन्हें ज़्यादा क्वांटिटी में ही प्लांट को देंगे, है ना? तो जब ज़्यादा क्वांटिटी में देते हैं और जब एक्सेस उसकी हो जाती है तो वो पोल्यूशन क्रिएट करता है। तो मेनली नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही ध्यान रखेंगे। यहाँ से पहला क्वेश्चन बनता है कि न्यूट्रिएंट पोल्यूशन में कौन कौन से न्यूट्रिएंट के एक्सेस होने की वजह से न्यूट्रिएंट पोल्यूशन होता है? दैट इज नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, दो न्यूट्रिएंट के एक्सेस में होने की वजह से न्यूट्रिएंट पोल्यूशन होता है। दिस इज क्लियरली मेंशन हियर, और ये कई बार पूछा जा चुका है, स्पेशली मेनली वाटर में और एयर में। तो मेनली वाटर में इसको कंसिडर किया जाता है न्यूट्रिएंट पोल्यूशन को। अब देख लेते हैं कि क्या किस तरीके से होता है ये। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें, फास्फोरस की अगर हम बात करें, प्राइमरी वाटर इम्पैक्ट कैसे होगा इसका? ग्राउंड वाटर में, नियर शोर ओशियन में, मतलब ओशन के आसपास ग्राउंड वाटर में। और फास्फोरस फ्रेश वाटर सिस्टम में सिर्फ मतलब होगा। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोर्स जो है, अगर देखें सोर्स क्या है नाइट्रोजन का, फर्टिलाइजर्स है। फास्फोरस का सोर्स क्या है? मैन्योर। कैन एग्जिस्ट इन गैस? नाइट्रोजन तो गैसियस फॉर्म में यस एग्जिस्ट करेगा। फॉस्फोरस, हमने इससे प्रीवियस वीडियो में फॉस्फोरस साइकिल पढ़ा था और हमने देखा फॉस्फोरस इज अ काइंड ऑफ सेडिमेंट। तो वो कहाँ पे मिलता है? वो रॉक्स में मिलता है। तो फॉस्फोरस जो है वो इसकी एयर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। साइक्लिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है? नाइट्रोजन की अगर हम देखें तो एयर में भी मूव करता है, वाटर में भी मूव करता है और सॉइल में भी मूव करता है। लेकिन हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस क्योंकि गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो सिर्फ इन्वायरमेंट के दो कंपोनेंट में एग्जिस्ट करेगा, वाटर में और सॉइल में। मेनली वो सॉइल में एग्जिस्ट करेगा क्योंकि वो सेडिमेंट है, न्यूट्रिएंट है। अगर बारिश होती है, अगर रन ऑफ होता है, तो वो वाटर में भी फ्लो हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन एयर में भी, वाटर में भी और सॉइल में भी एग्जिस्ट करेगा। नाइट्रोजन बहुत सारी स्टेट में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रेट, N2, नाइट्रेट, नाइट्राइट, सो ऑल दैट फॉर्म्स। लेकिन फॉस्फोरस सिर्फ फॉस्फेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, जहाँ पे हमने गैशियस साइकिल और सेडिमेंट्री साइकिल के बारे में डिस्कस किया था, बायोजियोकेमिकल साइकिल जब हमने पढ़ा था। सो इफ़ यू वांट टू रीड इन डिटेल, यू कैन गो एंड चेक देयर। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने अभी बताया, नाइट्रोजन कई सारी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, अमोनियम, और N2 की फॉर्म में तो करता ही है, फ्री नाइट्रोजन। इसके अलावा फॉस्फोरस जो है एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, दैट इज फॉस्फेट। सो दिस इज ऑल अबाउट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। अब हम देखते हैं इसके कारण क्या क्या हैं, कॉजेज क्या क्या हैं और उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ से पोल्यूशन हो रहा है। तो कारण और सोर्सेज क्या हैं इसके? वेस्ट वाटर, सीवर और सेप्टिक सिस्टम। जो सेप्टिक सिस्टम्स होते हैं, मतलब कि जो सीवर सिस्टम्स होते हैं, जो टैंक्स होते हैं ना धरती के नीचे, अंडरग्राउंड जो टैंक्स होते हैं, जिसमें कि एक्सक्रीटा को क्या किया जाता है? डंप किया जाता है। जो घरों का जो एक्सक्रीटा होता है ना, तो घरों के नीचे जो टैंक बना दिए जाते हैं सीवर के लिए, या फीकल मैटर के लिए, तो उनको सेप्टिक टैंक्स बोला जाता है। वेस्ट वाटर जो होता है, जो कि टॉयलेट से, सिंक से, किचन सिंक से, वॉशरूम से, बाथरूम से जो निकल रहा है, दैट कैन बी ग्रे वाटर, दैट कैन बी ब्राउन वाटर, दैट कैन बी ब्लैक वाटर। तो वो जो वेस्ट वाटर होता है उसमें नाइट्रोजन का कंटेंट होता है। इसके अलावा अर्बन से स्ट्रॉम वाटर जो है, यार्ड फर्टिलाइजर वेस्ट, पेट वेस्ट, फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट, जो डिटर्जेंट जो कपड़े धुलने के लिए यूज़ होते हैं, दैट फॉस्फेट कंटेनिंग डिटर्जेंट, तो जब उनका पानी बह के आता है तो उसमें फॉस्फेट होता है, यानी फॉस्फोरस होता है। इसके अलावा जो स्ट्रॉम वाटर होता है, स्ट्रॉम वाटर मतलब कि जब बारिश आई और जितना भी आसपास का जो एरिया है वहाँ से रन ऑफ हुआ, जब रेनफॉल हुई और जो भी आसपास का एरिया है वहाँ से जब रन ऑफ हुआ, तो दैट वाटर इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉम वाटर। यार्ड फर्टिलाइजर्स, जो भी लाइफ स्टॉक, जो भी अ, आप घरों में भैंस या फिर गाय या फिर जो भी जानवर रखते हैं, तो जो वहाँ का जो रन ऑफ होता है, उस वाटर का जो रन ऑफ होता है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स में क्या होता है? फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है। तो वहाँ से जो भी वाटर रन ऑफ होके आएगा, पेट वेस्ट, वहाँ से जो भी वाटर रन ऑफ आएगा, समहाउ दैट कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। एग्रीकल्चर से मेन इसका जो सोर्स है वो एग्रीकल्चर ही है। सॉइल में जब हम फर्टिलाइजर्स को डालते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट क्योंकि वो है, तो वहाँ से जब रन ऑफ होता है, एग्रीकल्चर जब रन ऑफ होता है, मैन्योर रन ऑफ होता है, तो वहाँ से आता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। सो एक एक करके इसमें देख लेते हैं। म्यूनिसिपल सीवेज से जैसे इसमें बात की है,
म्युनिसिपल सीवेज से जैसे बात की है कि ह्यूमन सीवेज जो है वो मोस्ट कॉमन सोर्स है न्यूट्रिएंट कलेक्शन का। ह्यूमन सीवेज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक तरीके से पाए जाते हैं। तो म्युनिसिपल सीवेज जो एरिया है यानी कि पूरी कॉलोनी का जो सीवेज एरिया है और वहाँ का सीवेज जहाँ कलेक्ट होता है तो दैट इज़ द सोर्स। एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस जो कंटेन करते हैं, दे बेसिकली सीप डाउन इनटू द ग्राउंड वाटर। वो सीप डाउन हो जाता है सॉइल के थ्रू ग्राउंड वाटर में और वो कॉन्टामिनेट करते हैं कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को, या फिर वो वॉश ऑफ हो जाते हैं, रन ऑफ होते हैं और वाटर बॉडीज में मिल जाते हैं। लाइफ स्टॉक वेस्ट जैसे कि एनिमल प्रोडक्शन से जो मैन्योर वहाँ से हम कलेक्ट करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो उन फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का एक तरीके से कंटेंट होता है, तो वहाँ से जो वेस्ट निकल के आता है। स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज, स्ट्रॉम वाटर रन ऑफ जो होता है दैट वॉशेज न्यूट्रिएंट फ्रॉम द रेजिडेंशियल लॉन्स। तो जो भी स्ट्रॉम वाटर है, जैसे मैंने बताया, जब बारिश आई तो आसपास का जितना भी पानी रन ऑफ होके जा रहा है तो वो उस एरिया के न्यूट्रिएंट को वॉश ऑफ करता है, सॉइल के जो न्यूट्रिएंट है वहाँ पे उनको वॉश ऑफ करता है। एंड आसपास की जो स्ट्रीम्स है, रिवर्स है, वहाँ पे एक तरीके से उसको ड्रेन कर देता है। एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट डिस्चार्ज ऑफ एक्सक्रीमेंट, अनट्रीटेड अनईटन फूड और अदर ऑर्गेनिक वेस्ट जनरेटेड इन कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फोरस। तो जो भी वेस्ट है जिसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस का अमाउंट ज़्यादा है, जो भी अनईटन फूड है, एक्वाकल्चर मतलब कि जो मछली पालन है, तो जो भी पीसी कल्चर बेसिकली इसको बोला जाता है मछली पालन को। तो जब उसको हम रियर करते हैं मछली को, तो उनको जो भी फूड दिया जाता है, वहाँ से जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट निकलता है, दैट समहाउ कंटेन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस इन इट। सो फिश फार्म से भी ये रिलीज होता है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं? व्हाई दिस इज़ टॉक्सिक? सो इफ़ेक्ट है इसका, प्रेज़ेंस ऑफ एक्सेस न्यूट्रिएंट इन एयर एंड वाटर कैन अफ़ेक्ट ह्यूमन हेल्थ। तो एक्सेस वाटर का प्रेज़ेंस जो है वो ह्यूमन हेल्थ के साथ-साथ एनवायरनमेंट और उसके साथ-साथ इकोनॉमी को भी अफ़ेक्ट करता है। अगर इसके एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट की हम बात करें तो टॉक्सिक एल्गल ब्लूम, ये सारे जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से आप पढ़ेंगे। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये सारे ही पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ यहाँ पे देखेंगे इन्वायरमेंटल इफेक्ट की अगर हम बात करें तो टॉक्सिक एल्गल ब्लूम, तो होता क्या है, जब न्यूट्रिएंट जाएंगे ना पानी में, तो न्यूट्रिएंट तो प्लांट को बहुत अच्छे लगते हैं, वो तो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो जब इतने ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो जाएंगे तो प्लांट भी उतने ज़्यादा ग्रो होंगे। तो सबसे पहले जो प्लांट ग्रो करता है वो होता है एल्गी। तो वहाँ पे एल्गी एक तरीके से ग्रो होने लगती है। जब एक्सेस न्यूट्रिएंट वहाँ पे होने लगेंगे तो एल्गी बहुत ज़्यादा अमाउंट में ग्रो होने लगती है और वो पूरी वाटर बॉडी में इस तरीके से फैल जाती है। यू कैन सी कि वो इस तरीके से फैल जाती है। तो इसको बोला जाता है एल्गल ब्लूम, मतलब कि जब अन एक्सपोनेंशियल तरीके से जो एल्गी है उसकी ग्रोथ होने लगती है, मतलब वो रुक ही नहीं रही है, फैलती जा रही है, तो पूरी वाटर बॉडी को ब्लॉक कर देती है। और आप देख रहे हो कि जितना भी पॉल्यूशन है वो उसके ऊपर ही रुक जाता है वाटर बॉडी के, सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं कर पाती नीचे। तो दैट इज नोन एज, और ये टॉक्सिकेंट भी रिलीज करती है कहीं ना कहीं। सो दिस इज नोन एज एल्गल ब्लूम। और ये वाटर के जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनको भी अफेक्ट करती है। इसके अलावा ये डेड ज़ोन्स क्रिएट कर देती है, जिसको हाइपोक्सिया बोला जाता है। हाइपोक्सिया मतलब जब वाटर में ऑक्सीजन की कमी हो जाए, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर इतना बढ़ गया है ना, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन को एक तरीके से हाइपोक्सिया बोला जाता है। डेड ज़ोन्स क्रिएट हो जाते हैं। डेड ज़ोन्स मतलब ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे जो भी एनिमल्स हैं उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी, तो डेड ज़ोन वाटर के नीचे क्रिएट हो जाएंगे। एयर पोल्यूशन ये क्रिएट कर देती है, एसिड रेन ये क्रिएट कर देती है। सो जब नाइट्रोजन जो है वो, क्योंकि नाइट्रोजन एक गैस है और वो जब वो एयर में जाएगी तो नाइट्रस ऑक्साइड की फॉर्म में, जब वो मतलब एयर में जाएगी तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी, नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करेगी। तो जब वो पानी के साथ एक तरीके से मिलता है तो नीट्रिक एसिड फॉर्म कर देता है, HNO3 वो फॉर्म कर देता है। और दैट नीट्रिक एसिड इज लाइक एसिडिक इन नेचर। सो ये जब बारिश नीचे आती है तो ये एसिडिक नेचर की होती है, क्योंकि इसमें नीट्रिक एसिड बन चुका होता है। सो ये एसिड रेन भी कॉज करती है। नाइट्रोजन की वजह से होता है, क्योंकि नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है गैशियस फॉर्म में। सो ये तो एनवायरनमेंट पे इसका इम्पैक्ट हुआ। अगर हम इकोनॉमिक इफेक्ट देखें तो ट्रीटिंग इम्पेयर ड्रिंकिंग वाटर। अब इतना सारा जो एल्गल ब्लूम हो चुका है, इतने सारे इकोसिस्टम अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम उनको ठीक करने की जब कोशिश करेंगे और वाटर को ट्रीट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें हमारा बहुत सारा पैसा लगेगा, बहुत सारा जो मनी है वो एक तरीके से मशीनरी में, लेबर पे, ट्रीटमेंट में बहुत सारा पैसा जाएगा, तो इसलिए इकोनॉमिक इफेक्ट, इकोनॉमिक लॉस हो जाएगा। टूरिज्म लॉसेस हो जाते हैं। टूरिज्म लॉसेस मतलब कोई एक सुंदर सी लेक है और आसपास का जो एरिया है वो उसने उसको बहुत सुंदर बना रखा था, आसपास ट्रीज थे, लेक थी, बहुत सारे एनिमल्स आ रहे थे,
तो एक बहुत सुंदर लैंडस्केप क्रिएट हो रखा था। बट जब एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट हो जाएगा, तो जब वो लेक एल्गल ब्लूम एक तरीके से उसमें हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल एल्गी ग्रो हो जाएगी, तो वहाँ पे पॉल्यूशन भी क्रिएट हो जाएगा। एज यू कैन सी, वहाँ की जो एनिमल्स है उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट एरिया बिगिन टू स्टिंक, मतलब वो जो एरिया है वहाँ पे बदबू आने लगेगी। तो वहाँ की जितनी भी सीनरी है, जितनी भी नेचुरल स्टेट है वो ख़त्म हो जाएगी, जितनी भी एस्थेटिक जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो भी सुंदरता है उस लैंडस्केप की, वो खो जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी टूरिस्ट आना पसंद नहीं करेगा, तो इसलिए टूरिज्म लॉस हो जाता है उसकी वजह से। रियल स्टेट लॉसेस, रियल स्टेट मतलब उस नेचर का एक तरीके से रियल स्टेट लॉसेस, वहाँ की जो टूरिज्म लॉस होगा, तो वहाँ का जो आसपास के एरिया के जो लोग हैं वो पैसा भी नहीं कमा पाएंगे, तो इकोनॉमिक लॉस उनका हो जाएगा। वहाँ की जो प्रॉपर्टी वैल्यू है उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उस एरिया में अब इतना सुंदर और देखने वाला कुछ बचा नहीं है। तो वहाँ के आसपास के जो भी होटल्स हैं जहाँ पे लोग टूरिस्ट आके रुकते थे, वहाँ के आसपास के जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, वहाँ के आसपास के जो भी यू कैन से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ हैं, सो उन सब की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि उस एरिया में अब कोई आना पसंद नहीं करेगा। सो दैट इज़ रियल स्टेट लॉसेस। देन आता है हमारा ह्यूमन हेल्थ इम्पैक्ट। तो ये तो हमने देखा कि इकोनॉमी पे कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है ये। ह्यूमन हेल्थ पे किस तरीके से ये इम्पैक्ट कॉज करेगा। जैसे नाइट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाएगी। नाइट्रेट टॉक्सिसिटी मतलब जब नाइट्रोजन एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगी, तो नाइट्रेट टॉक्सिसिटी हो जाएगी, जिसको मिथाइमोग्लोबिनेमिया भी कहा गया है। इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। मिथाइमोग्लोबिनेमिया इसको कहा जाता है, और इसका दूसरा नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम, क्योंकि जो बेबीज़ हैं उनमें ये देखा गया कि उनकी स्किन ब्लू हो जाती है ना। सो ये होता है यंग और ओल्ड जो एक तरीके से बेबीज़ होते हैं, बेसिकली जनरली उनको अफेक्ट करता है जल्दी से। एयर क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब एक्सेस अमाउंट में नाइट्रोजन गैशियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होगा, तो बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज, विजन यानी कि ब्लड विजन कॉज कर देगा। आसपास की जो चीज़ें वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं देंगी, स्किन इश्यूज कॉज करेगा। इसके अलावा जो टॉक्सिक एल्गी है, जब उसका एक्सपोजर होगा, तो कंजुगटाइसिस टाइटिस और राइनाइटाइटिस जो है, निमोनिया, इस तरीके की जो भी हेल्थ इफेक्ट्स है वो देखने को मिलेंगे ह्यूमंस में। conjunctivitis और rhinitis, so pneumonia, so these are the effect। you can read the word like, इसको ब्रेक डाउन करके आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ऐसे टंग स्लिप हो जाती है। ओके, सो ये कुछ हेल्थ इफेक्ट्स होंगे जो देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें, यहाँ पे आता है एल्गल ब्लूम, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। सो हार्मफुल एल्गल ब्लूम की अगर हम बात करें, तो HAB इसको बोला गया है, हार्मफुल एल्गल ब्लूम। क्या होता है ये? That HAB occur when toxins producing algae grow excessively in water body। जैसे मैंने बताया कि जो एल्गीज होती हैं, वो कुछ एल्गीज बड़ी टॉक्सिक होती हैं, मतलब कि वो जहरीले पदार्थ रिलीज करती हैं। तो जब एल्गल ब्लूम हो जाता है ना, नॉट ऑल एल्गी बट येस, जब एल्गल ब्लूम हो जाता है, तो एल्गी जो है टॉक्सिन्स रिलीज करती है। टॉक्सिन्स मतलब जहरीले पदार्थ वाटर बॉडी में रिलीज करती हैं। तो ये जो एक्सेस एल्गल ग्रोथ है, या ये जो इसको एल्गल ब्लूम भी बोला जाता है, इसको आपको एल्गल ब्लूम ही दिया जाएगा। जब भी आपको नेट में दिया जाएगा ना, तो एल्गल ब्लूम दिया जाएगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे, व्हाट इज दिस एल्गल ब्लूम। एल्गल ग्रोथ तो आप अच्छे से पढ़ के समझ जाओगे, बट एल्गल ब्लूम यू माइट गेट कंफ्यूज ना। तो यू विल नॉट गेट कंफ्यूज, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया ये एल्गल ब्लूम क्या होता है। तो ब्लूम मतलब बहुत सारी जब एकदम से हो गई एल्गी, फैल गई, दैट इज ब्लूम। सो एक्सेस जो एल्गल ब्लूम है, सो बिकम विजिबल टू नेक्ड आइज एंड कैन बी ग्रीन। ये आप नेकेड आई से देख सकते हैं। नेकेड आई मतलब बिना किसी माइक्रोस्कोप के आप आसानी से इसे देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आप एल्गी को देखोगे, तो अगर वो इंडिविजुअल होगी तो वो नेकेड आई से तो नहीं दिखेगी, बट क्योंकि ये कॉलोनाइज हो जाती है, मतलब ये बहुत सारी एल्गी जब इकट्ठी हो गई, मिल गई है, तो आप देख सकते हो एक शीट टाइप की ऊपर बन गई है। मतलब पूरी एक ऐसा लग रही है कि एक ग्रीन शीट आपने वाटर बॉडी के ऊपर, ग्रीन शीट जो है कवर कर दी हो, ऐसा लग रहा है ना। तो आप इसे नेकेड आई से देख सकते हैं। और ये ग्रीन भी हो सकती है, ये ब्लू ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, और ये ब्राउन भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि किस तरीके की एल्गी ग्रो हुई है, क्लोरोफाइसी या कौन सी एल्गी जो है ग्रो हुई है, ग्रीन, ब्लू ग्रीन या रेड एल्गी, क्योंकि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्गी, देर आर काइंड्स ऑफ एल्गी, है ना। सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ एल्गी जो भी ग्रो हुई है, तो ये जो शीट है, ये ग्रीन भी हो सकती है, ब्लू ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है। सो अब इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि वार्मर वाटर टेम्परेचर इन समर, एक्सेसिव न्यूट्रिएंट फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड सीवेज वेस्ट ब्रॉड बाय रन ऑफ, दे ट्रिगर द HAB। तो हार्मफुल एल्गल ब्लूम को कौन कौन सी चीज़ें एक तरीके से इनिशिएट करती हैं। तो जैसे कि
जो न्यूट्रिएंट एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ रहे हैं मेनली एग्रीकल्चरल रन ऑफ से, यानी कि वहाँ से फर्टिलाइजर का रन ऑफ हो रहा है, म्युनिसिपल जो सीवेज वाटर आ रहा है वहाँ से। तो जब ये न्यूट्रिएंट सारे पानी में जाते हैं तो ये ट्रिगर करता है किसको, एचएबी को, यानी कि हार्मफुल हार्मफुल एल्गल ब्लूम को। तो जैसे जैसे क्लाइमेट जो है ग्रेजुअली बढ़ रहा है ना, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो हमारी जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। तो साइंटिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो एच ए बी है, यानी कि जो हार्मफुल एल्गल ब्लूम है ना, ये भी बढ़ती जाएगी वाटर बॉडीज में। क्यों? क्योंकि वार्मर वाटर टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, वो ट्रिगर कर रहे हैं किसको, हार्मफुल एल्गल ब्लूम को। सो वाइड रेंजिंग इस तरीके से दिस सर्व्स एज अ ट्रिगर। जब एच ए बी यानी कि हार्मफुल एल्गल ब्लूम होती है, सो पीपल कैन गेट एक्सपोज टू टॉक्सिन्स। तो जब हार्मफुल एल्गल ब्लूम होते हैं, क्योंकि ये एल्गी जो हैं वो टॉक्सिकेंट्स रिलीज करती हैं वाटर में, है ना। जब ये टॉक्सिकेंट रिलीज करती है ना वाटर में, तो होता क्या है कि ये टॉक्सिकेंट फिश के अंदर भी जाएंगे। तो जब वहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग हैं, जब वो फिशेस को कैच करते हैं और उनको खाते हैं, तो पीपल जो वहाँ के लोग हैं, दे ऑल्सो गेट एक्सपोज टू टॉक्सिन्स। सो दे ऑल्सो गेट एक्सपोज टू दोज हार्मफुल थिंग्स या टॉक्सिकेंट्स, क्योंकि वो उनकी बॉडी में भी एक तरीके से एंटर हो रहे हैं। या फिर और दूसरे किस तरीके से, जब वो स्विम करते हैं ऐसे वाटर में जो कि एच ए बी से ग्रसित है या जहाँ पे हार्मफुल एल्गल ब्लूम हो चुकी है, तो जब वो स्विम करते हैं ऐसे वाटर में, ऐसे पानी को पीते हैं, तो भी वो उसके एक्सपोजर में आते हैं, तो भी उनकी बॉडी में स्किन के थ्रू या इंजेक्शन, यानी कि जो वो माउथ के थ्रू, ओरल कैविटी के थ्रू पानी को पी रहे हैं, तो तब उनकी बॉडी में वो टॉक्सिकेंट्स एंटर करते हैं। या फिर जब वो एयर को ब्रीथ कर रहे हैं तब। सो दिस इज टॉक्सिक या हार्मफुल एल्गल ब्लूम, एच ए बी। अब हम बात करते हैं डेड जोन्स की। इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया था, इसके बारे में डिटेल में अभी पढ़ लेते हैं। देखिए, हाइपोक्सिया का मतलब होता है हाइपोक्सिया, और यहाँ पे डेड जोन की बात की गई है। हाइपोक्सिया डेड जोन जो है, दैट रेफर्स टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन लेवल। जो पानी में जो ऑक्सीजन का लेवल है वो बड़ा कम हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपोक्सिया, है ना। तो ये डेड जोन कैसे क्रिएट करता है, जब लेस ऑक्सीजन पानी में डिजोल्व होगी, वाटर में जब ऑक्सीजन ही डिजोल्व नहीं होगी। क्यों नहीं होगी वाटर में ऑक्सीजन डिजोल्व, आप देख सकते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन ये है, तो एटमॉस्फेयर से जो O2 है वो डिजोल्व ही नहीं हो पाएगी पानी में। सो लेस ऑक्सीजन जो है, जो पानी में डिजोल्व होगी, सो इट इज़ ऑफन रेफर टू एज डेड जोन। तो पानी में जब ऑक्सीजन ही नहीं होगी, तो जो एक्वेटिक एनिमल है वो जिंदा भी नहीं रह पाएंगे, बेसिकली उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। सो दैट कंडीशन इज रेफर्ड एज डेड जोन। क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मरीन लाइफ है, या तो वो मर जाएगी, इधर दे डाई, और इफ़ दे मोबाइल सच एज फिश लीव द एरिया, और अगर वो मोबाइल हैं, मतलब वो चल रहे हैं, या अगर वो मरे नहीं हैं, तो उस एरिया को छोड़ के जाने की कोशिश करेंगे, या वो छोड़ के उस एरिया को चली जाएंगे। सो ये कंडीशन हो जाएगी। तो वहाँ पे कोई भी लाइफ सस्टेन नहीं रहेगी। तो इसलिए, क्योंकि वहाँ पे कोई लाइफ नहीं रहेगी उस इकोसिस्टम में, या उस लेक में, या उस पॉन्ड में, या उस एरिया में, तो इसलिए उसको डेड जोन के नाम से बोला गया, उसको डेड जोन बोला गया। डेड जोन जो है वो नेचुरल तरीके से भी हो सकता है, और ये एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से भी हो सकता है। मतलब जो लेक की डेथ है वो नेचुरली भी हो सकती है, या फिर एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से भी हो सकती है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर मेन है, क्योंकि जनरली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से होती है, और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से जल्दी होती है। नेचुरल तो बहुत टाइम लेगी, बट एंथ्रोपोजेनिक बहुत कम टाइम है, क्योंकि एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जब आप रिलीज कर रहे हो एग्रीकल्चर रन ऑफ से, एक ही बार में बहुत सारे न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, तो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर से ज़्यादा होती है। नेचुरल हैं जैसे कि इंक्लूडिंग कोस्टल अपवेलिंग एंड चेंज इन विंड एंड वाटर सर्कुलेशन पैटर्न। तो विंड पैटर्न, वाटर सर्कुलेशन पैटर्न की वजह से ये हो सकता है, नेचुरल ये हो सकता है ना। और अगर हम एंथ्रोपोजेनिक तरीके से बात करें, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर्स हम यूज़ करते हैं, जो भी ह्यूमन रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, जो कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस को इंट्रोड्यूस कर रही हैं कहाँ पे, वाटर में। सो उनकी वजह से जो है डेड जोन क्रिएट हो जाते हैं। रन ऑफ फ्रॉम सीवेज, अर्बन लैंड यूज, फर्टिलाइजर्स। सो इन सब की वजह से वो जो न्यूट्रिएंट है, दे आर बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर बॉडी, एंड दे कंट्रीब्यूट टू व्हाट, यूट्रोफिकेशन। तो वो यूट्रोफिकेशन कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड लेस ऑक्सीजन वहाँ पे हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डेड जोन्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब कोई भी मरीन लाइफ वहाँ पे नहीं रह पाती है। सो दिस इज। नेक्स्ट आता है हमारे पास इम्पेयर्ड वाटर। सो व्हाट इज दिस इम्पेयर्ड वाटर?
एक वाटर बॉडी, कोई भी वाटर बॉडी, इट इज़ कंसीडर्ड एज इम्पेयर्ड, उसको इम्पेयर्ड तब हम बोलेंगे इफ़ इट इज़ फेल टू मीट वन और मोर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड। इम्पेयर्ड मतलब कि जो पैरामीटर्स पे खरी नहीं उतर पाई। हमने कुछ पैरामीटर सेट किए हैं कि अगर ये पैरामीटर्स होंगे, ये पैरामीटर्स होंगे, तो हम उस पानी को पी सकते हैं या वो पानी साफ़ है। मतलब कि अगर उसमें न्यूट्रिएंट का कंटेंट एक पर्टिकुलर अमाउंट में है, अगर उसमें ओडर यानी बदबू नहीं आ रही है, अगर उसकी पीएच जो है वो अराउंड 6.5 से 7.5 के अराउंड है, तो वो वाटर बहुत अच्छा है, क्लीन है। अगर उसमें टीडीएस नहीं है, टोटल डिसॉल्व सॉलिड नहीं है, तो वो बहुत क्लीन है। अगर उसमें ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट बहुत कम है, टर्बिडिटी अगर उसमें नहीं है ना? तो वो वाटर जो है वो क्लीन है। तो हमने कुछ फिज़िकल, बायोलॉजिकल, केमिकल पैरामीटर सेट किए हैं। तो जिन पैरामीटर के तहत हम देखते हैं कि कोई भी वाटर पीने योग्य है कि नहीं है, कोई भी वाटर ऐसा है कि उसमें एक्वेटिक लाइफ रह सकती है कि नहीं रह सकती है, मतलब क्लीन है कि नहीं है। सो अगर वो वाटर जो है वन और मोर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट नहीं कर पाता है, यानी वाटर स्टैंडर्ड पे खरा नहीं उतर पाता है, तो उस वाटर को आप इम्पेयर्ड वाटर बोलते हो। सो वाटर डू नॉट मीट देयर डेजिग्नेटेड यूजेस बिकॉज ऑफ वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड वायलेशन आर इम्पेयर्ड। तो वाटर जो है, जो भी उनके डेजिग्नेटेड जो भी वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, तो उन पे अगर मीट नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी वाटर क्वालिटी बहुत ख़राब हो चुकी है, और वो जो है एक तरीके से जो भी वाटर पैरामीटर हमने सेट किए हैं उनके रूल्स को वायलेट करता है, तो उस वाटर को आप क्या बोल रहे हो? इम्पेयर्ड बोल रहे हो। बेसिकली अगर जो भी गंदा पानी है, जो भी ना लाइफ को सस्टेन कर पा रहा है, ना ही पीने के योग्य है, तो उस वाटर को क्या बोला जाता है? इम्पेयर्ड वाटर बोला जाता है। मतलब वो वाटर जो है इम्पेयर्ड है, खराब है। सो दैट इज़ इम्पेयर्ड वाटर। ओके। सो इस वीडियो में हमने पढ़ा, इस वीडियो में हमने देखा न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन के बारे में, मेनली वाटर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इसमें हमने पढ़ा। काइंड्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हमने देखा, मेजर वाटर पॉल्यूशन, मेजर टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं। फिर हमने बात की इसमें न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन के बारे में, जो कि कई बार नेट में पूछा जा चुका है, तो एक लेआउट आपको उसका पता चल गया। अब न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन को ही जो है यूट्रोफिकेशन, इसमें एक मेन चीज़ आती है, एक मेन कॉन्सेप्ट आता है, मेन टर्म आती है। यूट्रोफिकेशन अपने आप में एक इम्पोर्टेंस होल्ड करता है, क्योंकि ये कई बार यूजीसी नेट में यूट्रोफिकेशन के नाम से ही पूछा गया और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको यूट्रोफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये थोड़ा-सा लेंदी कॉन्सेप्ट है, तो वीडियो लेंदी ना हो, इस वजह से मैं इस वीडियो में नहीं जल्दी-जल्दी आपको एक्सप्लेन करना चाहती। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे ध्यान से, और यूट्रोफिकेशन से कहाँ-कहाँ से कौन-कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं और क्या-क्या प्रोबेबिलिटीज़ है, क्या-क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। सो अभी के लिए इतना ही, जिसमें हमने पॉल्यूशन पढ़ा, इफ़ेक्ट पढ़े, पॉल्यूशन के सोर्सेज़ पढ़े, और हाइपोक्सिया के बारे में पढ़ा, इम्पेयर्ड वाटर के बारे में पढ़ा, एचएबी के बारे में पढ़ा यानी हार्मफुल एल्गल ब्लूम के बारे में पढ़ा। So this is it for in this video. If you have any query regarding this video, feel free to ask me in the comment section, and I will be more than happy to cater your query, जिससे मुझे भी सीखने को मिलता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और अभी इन्वायरमेंटल साइंसेज़ वालों का भी एग्ज़ाम आने वाला है। सो प्लीज़ 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 पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए चीज़ों को। कोई भी क्वेरी है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। अपने बिजी शेड्यूल से इतना टाइम निकालने के लिए और चीज़ों को लर्न करने के लिए, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा भी रिविजन हो रहा है। सो थैंक यू फॉर दैट। बाय बाय। स्टे हेल्दी।